quantities to establish relationship between related physical quantities तो बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न है। तो आई गिव यू जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोग JEE नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, तो ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई पैरामीटर पूछा है, जैसे फाइंड आउट व्हाट इज टाइम पीरियड, फाइंड आउट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स, और आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है और आपको कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है, तो इवन इन दैट केस तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको ये डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ पता होगा। तो टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इन शॉर्ट फॉर्मूला बनाओ। इवन इफ आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो डायरेक्टली। तो कैसा करते हो, वो काम में आता है। क्यों काम में आता है? ऑफकोर्स हर एग्जाम में हमको हर एक फॉर्मूला पता होगा ऐसा नहीं होता है, और कई जगह पे आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। जैसे आपका 12th के बाद नीट और JEE का एग्ज़ाम है ना, वैसा हर लेवल पे होता है। आपका अगर इंजीनियरिंग कर लिया आपने, तो BTech के बाद MTech करना है तो भी उसका एग्ज़ाम होगा। MTech के बाद PhD करना है तो उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो सिमिलरली मैंने आई डिड माई ग्रेजुएशन PG के लिए, मतलब MSc के लिए पुणे यूनिवर्सिटी में। यू नो हमारे पूरे रीजन में से पर कैटेगरी एक ही सीट होता है, 1, और एप्लीकेशन होते हैं 1000-2000 एक सीट के लिए। तो उस केस में 100 मार्क का टेस्ट, 50 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 2 मार्क फॉर राइट आंसर एंड रॉन्ग के लिए -0.5। तो उस टेस्ट में मुझे इन टोटल 50 में से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं था पढ़ने के लिए। तो व्हाट टू डू देन, BSc के बाद, आफ्टर BSc। लेकिन 11-12 के बेसिक्स अच्छे थे मेरे, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ना, अभी नहीं करूँगा 3 क्वेश्चन पे तो कोई पास नहीं होने वाला। 3 क्वेश्चन में क्या ही मार्क्स मिलेंगे? 6। कॉम्पिटिशन लेवल इज़ हाई, तो यू हैव टू स्कोर। तो समटाइम्स आपको ऐसे ट्रिक्स काम में आएंगे। ओनली नोइंग लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स कैन हेल्प यू। तो बताता हूँ ट्रिक। तो वेल बाय द वे, उस एग्ज़ाम में आई डिड टॉप फ्रॉम दिस रीजन बेस्ड ऑन 11 का बेसिक्स पता था, बस हो गया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एग्जाम में आई नहीं, कुछ और ही पूछ लिया। और ऐसा ही होता है, आप भी देखोगे, आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, क्वेश्चन क्या आता है। तो बेसिक्स पता होगा तो यू कैन क्रैक। अब ऐसा है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इन शॉर्ट फॉर्मूला बनाना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पेंडुलम पता है? पेंडुलम। तो पेंडुलम में होता है एक रिजिड सपोर्ट। जैसे ऊपर सीलिंग है, वहाँ से रस्सी बांधोगे तो सीलिंग को बोलोगे रिजिड सपोर्ट। वहाँ से एक स्ट्रिंग है, रस्सी, उसके नीचे एक बॉब है। बॉब मतलब मेटालिक बॉल होता है। यहाँ पे एक बॉब है। अब इस पेंडुलम को मैं यहाँ पे लाता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। वेरी गुड। मतलब ये जो पेंडुलम है, ये यहाँ तक आएगा बॉब, और फिर वापस जाएगा। तो उसको A से B तक और B से वापस A तक जाने में जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? और ये जो एक चक्कर हुआ ना, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। सो द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो मान लो ये पेंडुलम है, इमेजिन दिस इज अ पेंडुलम, दिखता है वैसा, छोड़ दिया, ऑसिलेशंस। यहाँ से छोड़ा था, वापस यहाँ तक आने में जितना भी टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। तो एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। अब मान लो कि टाइम पीरियड, तुमको क्वेश्चन आया जिसमें तुमको पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और तुमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या करेंगे? अब
देखो ये पेंडुलम में ना रस्सी है, रस्सी का लेंथ है L। इस पेंडुलम में एक बॉब है, बॉब का मास है N, बराबर। और इफ आई आस्क यू, आपने सही बताया मेरे को कि अगर मैं इस पेंडुलम को एक पोजीशन से छोड़ देता हूँ, इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन, सही है। क्यों क्यों ऐसा? वेलोसिटी कितना है अभी? 0, क्योंकि पकड़ के रखा है। अब वेलोसिटी क्या हुआ? बढ़ा, तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन, तो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये जो पेंडुलम अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी। मतलब जो टाइम पीरियड है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 3 ही पैरामीटर पे डिपेंड कर सकता है। एक तो लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, एक वो मास पे डिपेंड कर सकता है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? जी पे। बाकी तो कुछ है ही नहीं। देयर इज ओनली लेंथ, देयर इज मास, एंड इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इतना समझ में आ गया कि चलो मुझे पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन नहीं पता था, लेकिन कम से कम मुझे जनरल लॉजिक से ये तो पता था कि टाइम पीरियड 3 चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे, मास पे और जी पे। लेकिन हमको ये थोड़ी पता है कि m⁻1 है, 2 है, 3 है, नहीं पता, तो मैं m⁻x बोल दूँगा। l⁻2 पता है क्या? -1, -2, 3, 4, 5 नहीं पता, तो क्या बोल देंगे? y। और g⁻2 बराबर, गुड। तो तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन गया? t is proportional to m⁻x, l⁻y and g⁻z। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? कांस्टेंट। तो मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया k, विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, m⁻x, l⁻y, g⁻z। अब t मतलब क्या? टाइम। टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं? t⁻1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो t का डायमेंशन कितने? t⁻1। k ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो डायमेंशन लेस है, तो दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसके डायमेंशंस नहीं है m0, l0, t0। व्हाट इज m? मास। मास मतलब m⁻1, उसका पावर क्या है? x। व्हाट इज l? लेंथ मतलब l⁻1, उसका पावर क्या है? y। व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड। तो g क्या आएगा? l1t-2 क्लियर है तक? गुड। तो t⁻1 इक्वल टू m⁻1x, मतलब m⁻x, l⁻y, l⁻z, t⁻−2z। सही है। यहाँ पे सिर्फ t है, मतलब m और l क्या है? 0 है, तो m0 l0, तो m0 l0 t1, m⁻x, l⁻y और l⁻z, तो l⁻y प्लस z और t⁻−2z। ठीक है यहाँ तक? बराबर। लेकिन पिछले एप्लीकेशन ने हमको क्या बताया? एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है तो सबके डायमेंशंस क्या है? इसका मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है और राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसके डायमेंशंस क्या होंगे? अगर डायमेंशन सेम होंगे तो मतलब पावर भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, you can say x equal to 0, y plus z equals to 0 and 1 equals to -2z। तो सबसे पहले 1 इक्वल टू -2z से मिल गया z इक्वल्स टू 1/2 विद अ नेगेटिव साइन, -12। और y प्लस जेड इक्वल टू 0 से क्या समझ में आया? y प्लस जेड इक्वल टू 0 मतलब क्या? y इक्वल टू -z, और z क्या था? -12 था।
तो माइनस ऑफ माइनस हाफ मतलब कितना हो गया, प्लस हाफ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, y की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, और z की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हाफ। बराबर। अब ये जो वैल्यूज़ है, मैं ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, t इक्वल टू k m रेज टू x मतलब m रेज टू 0, l रेज टू y मतलब l रेज टू हाफ, और g रेज टू z मतलब माइनस हाफ। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 होता है 1। तो m रेज टू 0 कितना हो गया, 1, l रेज टू हाफ अपॉन g रेज टू हाफ, क्योंकि माइनस हाफ का नीचे गया तो क्या हो गया, प्लस हाफ। हाफ मतलब स्क्वायर रूट। ओके, तो टाइम पीरियड आ गया t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाय g। और ये जो k है इसकी वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंट से मिलती है, और जो भी वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंट से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, एम्पिरिकल वैल्यू। तो जो वैल्यूज हमको एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल वैल्यू। तो k की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई। तो t इक्वल टू क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। मिल गया आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन। अब इमेजिन क्वेश्चन ऐसा था, इमेजिन क्वेश्चन था ऐसा आपके पास, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 मीटर, राइट। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 मीटर। तो l की वैल्यू कितनी डालोगे, 100, बराबर, करेक्ट। चलो 10 मीटर ले लेते हैं, ऑफ लेंथ 10 मीटर, तो 10 और g की वैल्यू कितनी होती है, उसको भी 10 मान लो। 9.8 और 10 बहुत आसपास में ही है, तो 10 और 10 कैंसल, तो रूट ऑफ 1 इज 1। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई। 2 पाई, पाई होता है 3.14 इंटू 2, 6.28। तो टाइम पीरियड मिल गया 6.28। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जब आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हो या पता ही नहीं हो, इवन देन सम क्वेश्चंस, मैं ऑल नहीं बोल रहा हूँ, सम क्वेश्चन यू कैन स्टिल सॉल्व। तो हमने क्या किया, हमने सेकेंड यूज देखा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू रिलेट या टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड to establish relationship between related physical quantities, गुड। तो हमने एज ए एग्जाम्पल लिया एक पेंडुलम का, तो हमने एक पेंडुलम लिया, उस पेंडुलम के पास लेंथ था l, मास ऑफ द बॉब था m, और टाइम पीरियड है t। तो कंसिडर अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l, मास ऑफ द बॉब m, मास ऑफ द बॉब, ये जो मेटल बॉल होता है इसको बॉब बोलते हैं, m, एंड टाइम पीरियड t, एंड टाइम पीरियड t। मैं पूरा वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एप्लीकेशन है। तो हमको ऐसे इक्वेशंस में और एक एग्जांपल भी लूँगा, आई विल ऑल्सो गिव यू वन एग्जांपल, सिर्फ अभी फिलहाल समझने के लिए। तो ऐसा है, हमारे पास था पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है पता होना चाहिए। पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होता है, रस्सी होता है, उसके नीचे एक हैवी बॉल होता है जिसको बॉब बोलते हैं। ये जो बॉब है इसका मास है m, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ है l। इस बॉब को अगर मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूँ, इफ़ आई रिलीज, तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो एक ऑसिलेशन को जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलते हो टाइम पीरियड। और हमको इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड चाहिए था, लेकिन हमको इक्वेशन पता ही नहीं है या तो याद नहीं आ रहा है। वन ऑफ द टू थिंग्स, इधर आई डोंट नो और आई डोंट रिमेंबर, बराबर। तो फिर व्हाट वी कैन डू इज,
हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर सकता है। ये टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है मास पे, ये टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है किस पे, लेंथ पे, ये टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है जी पे। जी पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि इसका मोशन स्टार्ट ही हुआ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मैंने रिलीज कर दिया एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन कैसे डिपेंड करेगा वो पता नहीं ना। हमको पावर पता है क्या? नहीं। तो हमने डमी पावर, इसको डमी इंडेक्स बोलते हैं, डमी इंडेक्स, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो नाम देना है वो दे दो। तो हमने मान लिया कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एम रेज टू एक्स, एल रेज टू वाई, जी रेज टू जेड, और इसको मैंने कर लिया कंबाइन, एम रेज टू एक्स, एल रेज टू वाई, जी रेज टू जेड। टाइम पीरियड आ गया सम कांस्टेंट के एम रेज टू एक्स, एल रेज टू वाई और जी रेज टू जेड। तो जो टाइम पीरियड है उसके जो डायमेंशंस होंगे वो डिपेंड करेंगे डायमेंशंस ऑफ मास रेज टू एक्स पे, डायमेंशंस ऑफ लेंथ रेज टू वाई पे और डायमेंशंस ऑफ जी रेज टू जेड पे। लेकिन मास होता है m रेज टू 1 रेज टू x, फिर आएगा l लेंथ रेज टू 1 रेज टू y और x में होता है l रेज टू 1 t रेज टू -2 रेज टू z। तो यहाँ आ गया m0 l0 t1 इक्वल टू m रेज टू x, l रेज टू y, l रेज टू z, t रेज टू -2z। तो ये आ गया आपका m0 l0 t1 n रेज टू x, l के बेस से में पावर का एडिशन होता है t रेज टू -2z, बराबर। तो बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे है उसके डायमेंशंस और जो राइट साइड पे उसके डायमेंशंस क्या होंगे? सेम। और डायमेंशन सेम होने का मतलब पावर क्या होना? सेम। तो x की वैल्यू क्या बन गई? 0। y प्लस z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और -2z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो यहाँ से आपको z मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, z इक्वल टू -1/2 और z इक्वल टू -1/2 उससे आपको मिल जाएगा y, y इक्वल टू क्या है? -z है, तो -1/2 का माइनस मतलब क्या हो गया? प्लस। और x की वैल्यू क्या है? 0। तो x 0 है, y हाफ है और z -हाफ है। ये वैल्यूज आप t के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t इक्वल टू बन गया k m रेज टू 0, l रेज टू हाफ और g रेज टू -1/2। m रेज टू 0 इज 1, तो l रेज टू हाफ अपॉन g रेज टू हाफ, मतलब k अंडर रूट ऑफ l/g। और k की वैल्यू कितनी आती है? 2π। कहाँ से आती है? एक्सपेरिमेंट से। क्या बोलते हो? एम्पिरिकल वैल्यू। गुड। अब मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ। हमारे पास एक बॉल है, उसको मैंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, वो इस पॉइंट तक आया, तो यहाँ तक आने में उसका स्पीड कितना हुआ उसका इक्वेशन डिराइव करके दो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैंने ए पॉइंट से बॉल को रिलीज किया, वो बी पॉइंट तक आया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी? क्वेश्चन समझ में आया? बॉल था, ए पॉइंट पे रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? नीचे जाएगा, मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा। तो बी पॉइंट तक आते आते उसका वेलोसिटी का इक्वेशन बनाओ और मुझे बताओ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी ये सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। अब एट द फर्स्ट प्लेस आपको पहले सोचना ये होता है कि बॉल का स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। नंबर 1, मास पे कर सकता है, यस कर सकता है, पता नहीं, मान लेते करता है। डिस्टेंस, मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस h है, तो h रेज टू y, और ये नीचे आया ही क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो इन तीन चीज़ों पे तो डिपेंड करेगा ही। किसी को बोलना है कि टाइम पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है चलो टाइमिंग एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं, तो t रेज टू समथिंग a बोल देते हैं। अब ये चारों पे डिपेंड करेगा, मतलब v विल बी प्रोपोर्शनल टू m रेज टू x, h रेज टू y, g रेज टू z, t रेज टू a। चलो मान लेते हैं। तो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k m रेज टू x, h रेज टू y, g रेज टू z, t रेज टू a।
बराबर, गुड। टाइम पे तो करता ही है डिपेंड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको टाइम का नहीं देखना, हमको देखना है कि एच डिस्टेंस के बाद कितना हुआ, टाइम के बाद नहीं, कितने किसके बाद, डिस्टेंस के बाद। तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि टाइम छोड़ दो, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना स्पीड हुआ, टाइम नहीं। टाइम की बात करेंगे तो टाइम ले लेंगे, फिलहाल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है वो देखना है, डिस्टेंस पे। तो v के डायमेंशंस, k तो डायमेंशन लेस है, m के डायमेंशन रेज टू x, h के डायमेंशन रेज टू y, g के डायमेंशन रेज टू z। v मतलब स्पीड L1 t-1, m मतलब मास, मास रेज टू 1 रेज टू x, h मतलब लेंथ रेज टू y, g मतलब L1 t-2 आता है ना, -2 रेज टू, करेक्ट, करेक्ट। तो L1 t-1 इक्वल टू m रेज टू x, l रेज टू y और l रेज टू z, तो y प्लस z, t रेज टू -2z, ठीक है। और यहाँ पे m नहीं है तो मैं m रेज टू क्या लिख दूंगा, 0। तो कंपेयर करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, y प्लस z क्या मिलेगा, 1, और -1 क्या मिलेगा, -2z, -1 क्या आएगा, -2z, माइनस प्लस हो गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहाँ से y इक्वल टू 1 माइनस z, बराबर, लेकिन z की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो t का फॉर्मूला, v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k m रेज टू 0, h रेज टू हाफ और g रेज टू हाफ, मतलब v इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ g h रेज टू हाफ, अंडर रूट ऑफ g h, तो v इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ g h, यही आना चाहिए था। क्यों, अरे यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो u स्क्वायर कितना, 0, a मतलब क्या, g, s मतलब क्या, h, तो v स्क्वायर क्या आ गया, 2gh, तो v कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh, तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2। जैसे पिछले केस में k की वैल्यू क्या आई थी, पिछले केस में 2 पाई, वैसे इस केस में k की वैल्यू क्या आएगी, √2, तो क्या बन जाएगा, √2gh। तो फॉर्मूला मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने फॉर्मूला बना लिया, तो दैट इज़ वाई दिस सेकेंड एप्लीकेशन इज़ वेरी यूजफुल। तो अभी आ जाते हैं तीसरे यूज पे। तीसरा है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन, तीसरा एप्लीकेशन, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, थर्ड एप्लीकेशन कहाँ गया, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स।